स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। CITS एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीरीज़ में आज ये क्लास 6 आप सबके लिए होगी। इसके पहले क्लास 5 तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, जिससे आप आसानी से CITS का जो क्वेश्चन होता है 25 आपका रीजनिंग और मैथ का, उसमें आप 25 में 25 बहुत आसानी से स्कोर कर पाएंगे, जिससे आप आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज पाकर CITS कर सकते हैं। आप किसी भी ट्रेड से हों, चाहे वो आपका नॉन टेक्निकल नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड हो या इंजीनियरिंग ट्रेड हो, सभी में ये 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग मैथ के रहते हैं। चाहे आपने ITI डिप्लोमा या BTech कुछ भी किया हो, या आपको देना ही देना होता है 25 क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं, इसलिए आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। और जो आपके 75 क्वेश्चन होते हैं आपके ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड रहते हैं, तो उसे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। उसकी टेक स्टडी ITI ऐप से प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको CITS के अलग अलग ट्रेड के मिल जाएंगे बैच, उन्हें आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो बचा हुआ समय है इसमें, क्योंकि 31 मई को आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। बाकी जो आपका रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप इनसे तैयार कर सकते हैं। इनसे आप बेहतर वहाँ पे कर पाएंगे स्कोर। तो आगे बढ़ें उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। जैसे ही अभी सीरीज़ कंप्लीट होगी, 3-4 पार्ट और कंप्लीट होंगे, इनका एक कंपाइल करके PDF आप सबको हम शेयर कर देंगे, जिससे आप अपने एग्ज़ाम से पहले आसानी से रिवीजन कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स। तो 75 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके 5 पार्ट में, 76 से यहाँ स्टार्ट करेंगे। इसमें एक डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ना रिवर्स आपको देख के करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है प्रिया की स्कूल बस जब उसके स्कूल पहुँची तो उसकी दिशा उत्तर पश्चिम थी। यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक जो आपका होता है ना डायरेक्शन ड्रा कर लेंगे। ये होता है नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। अब यहाँ कह रहा है कि जब वो स्कूल पहुँची तो उसकी दिशा उत्तर पश्चिम। अब उत्तर पश्चिम माने क्या होता है, ना तो उत्तर ना तो पश्चिम, उत्तर पश्चिम यानी कहीं यहाँ पे उसका स्कूल था। अब यहाँ से हम लोगों को चलना होगा रिवर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ ये कह रहा है कि उसके घर से शुरू करने के बाद बस बाईं ओर मुड़ी, एक बार दाईं ओर मुड़ी तथा बाईं ओर मुड़कर स्कूल पहुँची। अब जब बाईं ओर मुड़ के स्कूल पहुँची है, तो अगर हम यहाँ स्कूल से वापस घर की तरफ चलेंगे तो जहाँ बायां है वहाँ दायां आएगा, और जहाँ दायां है वहाँ बायां आएगा। तो इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रिया के घर का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो चलते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि बस जो है वो कहाँ अब मुड़ेगी, यहाँ पे बाईं ओर मुड़ के पहुँची है, तो अब यहाँ ये चल जाएगी दाईं ओर। ठीक है, तो कुछ यहाँ आके मान लीजिए पहुँच जाएगी। अब डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, अब अगर बस यहाँ पहुँच गई तो अब आपकी डायरेक्शन बन जाएगी, चूँकि यहाँ से चल रही, तो अब यहाँ डायरेक्शन कहीं ना कहीं इसकी बस की बन जाएगी नॉर्थ ईस्ट। यहाँ मान लीजिए कहीं पहुँच गई। ठीक है, तो ये बस की डायरेक्शन बन गई यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ से अगला क्या कह रहा है, सेकेंड टर्न राइट बोला है यहाँ पे। देखिए दूसरा क्या, बाईं ओर मुड़ के स्कूल पहुँची थी। नेक्स्ट यहाँ क्या कह रहा है, दाईं ओर। तो दाएं को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बायां बना देंगे। तो लेफ़्ट टर्न, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से लेफ़्ट टर्न लेते हैं तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट पहुँच जाएंगे। वापस आप यहाँ टर्न लेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट पहुँच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर कह रहा है कि यहाँ पे जो बाईं ओर मुड़ी। ठीक है, अब कहाँ बाईं ओर मुड़ना है, एक बार आप दाहिने मुड़े तो बाएं मुड़ने मतलब फिर से आप दाहिने मुड़ेंगे। तो अगर आप यहाँ दाहिने मुड़ेंगे तो अब आप यहाँ वापस कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ गए आप, यहाँ आए आप, और वापस से आपकी यहाँ पे बस यहाँ कहीं खड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ अगर खड़ी हुई, चूँकि बस जब यहाँ से निकली थी, ध्यान दीजिएगा, जब बस यहाँ से निकली थी तो कैसे गई, यहाँ गई इस तरह से। तो आपका बस का डायरेक्शन अब पूछ रहा है कहाँ गई, तो वो डायरेक्शन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो आपकी डायरेक्शन बन के आएगी नॉर्थ ईस्ट। क्या बन के आएगी, नॉर्थ ईस्ट। मतलब कहीं इस डायरेक्शन में बस मुँह करके खड़ी थी, ऐसे गई। ठीक है, यहाँ आके खड़ी हुई, ऐसे गई और यहाँ आके पहुँच गई। अब अगर इसे समझने के लिए थोड़ा साफ साफ यहाँ पे ड्रा करें तो कुछ इस तरह से मानते हैं यहाँ पे स्कूल है, चूँकि अभी हमको आंसर पता चल गया है। तो यहाँ मान लीजिए ये घर है। जैसे यहाँ से बोला जा रहा है प्रिया की जो घर से बस चली है, तो यहाँ देखो घर से शुरू करने के बाद बस बाईं ओर मुड़ी है। हमें पता तो चली गया डायरेक्शन इधर है, तो बाईं ओर मुड़ने का मतलब पहले यहाँ कहीं गई। ठीक, अब क्या हुआ, बाईं ओर मुड़ी, ये बायां हो गया आपका, वापस से दाईं ओर मुड़ी तथा बाईं ओर मुड़कर स्कूल पहुंच गई। यहाँ कहीं नॉर्थ वेस्ट में आपका स्कूल था।
और ये आपका यहाँ से बस चली थी, तो फेसिंग किधर हुई यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट को, एनी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट सही कर सकते हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं घुमाने वाला क्वेश्चन है, बट इस तरह के क्वेश्चन आपसे आते हैं, कई बार सिंपल भी आ जाता है, कई बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी दे दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ वायर इज रिड्यूस टू 1/3 इफ़ द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम द लेंथ विल बिकम। एक तार की त्रिज्या 1/3 हो जाती है, यदि आयतन समान रहता है तो लंबाई बन जाएगी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो तार होगा वो क्या रहेगा, बेलनाकार है। ठीक है, अब जब बेलनाकार कोई वस्तु है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है तो क्या होता है πr², लेकिन जब आयतन निकालते हैं πr² h या l हो जाता है, जो इसकी लंबाई होती है उसको भी इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि उसकी जो त्रिज्या है उसको हम 1/3 यानी 1/3 कर दे रहे हैं, तो जो तार है उसकी लंबाई तो बढ़ना होगा, क्योंकि वॉल्यूम आप नहीं कम कर सकते। मान लो कोई तार इतना मोटा है, अब उसे आप पतला करेंगे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम उतना ही वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि अगर आयतन समान रहता है, चूँकि आयतन तो समान ही है, तो लंबाई कितने गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। तार का जो आयतन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है V होता है πr²L। ठीक है, तो यहाँ पे अब πr²L में हम लोग R1 मान लेते हैं और दूसरे वाले को हम लोग क्या मान लेंगे, चूँकि वॉल्यूम सेम है, πr2²L मान लेंगे। अब R1 आपको जो है, R जो आपका है, ठीक है, वो R1 इक्वल टू क्या है, यहाँ त्रिज्या को क्या किया जा रहा है, 1/3। इसका क्या मतलब हो गया कि जो R2 है इज इक्वल टू R1/3, या इसको अगर हम R रखें तो R/3 हो जाएगा। तो इसको R रखते हैं और यहाँ पे R/3 रख देंगे, यानी त्रिज्या को हम एक तिहाई कर देंगे। तो पाई इंटू R² इंटू L इज इक्वल टू पाई इंटू, अब यहाँ आ जाएगा R/3 का स्क्वायर इंटू L। अब चूँकि L यहाँ पे लंबाई तो बढ़ जाएगी, तो ये तो L2 हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ L और ये हो गया आपका L2, चूँकि लंबाई बढ़ेगी जब त्रिज्या घट रही है उस केस में। तो यही आपको निकालना है कि तार की लंबाई बन कितनी जाएगी। तो अब यहाँ पाई और पाई तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका क्या बचेगा, यहाँ पे R²L इज इक्वल टू R²/9 इंटू L2। R² भी कैंसिल हो जाएगा। L इज इक्वल टू, या L2 को इधर ले आते हैं, L/L2 इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, या L इज इक्वल टू क्या हो गया, L2/9। तो कितना बन गया यहाँ पे, आंसर इसी से आपको दिख गया कि L2 बराबर कितना हो गया, 9L, यानी जो आपकी लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। L2 इज इक्वल टू 9L, यानी प्रारंभिक जो लंबाई उससे 9 गुनी आपकी L2 हो जाएगी, अगर आप त्रिज्या को क्या करें, 1/3 कर दें। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, 9 टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्मन को याद है कि क्रिकेट मैच 19 जुलाई के बाद परंतु 22 जुलाई से पहले है, जबकि सुमित को याद है क्रिकेट मैच 25 जुलाई से पहले और 20 जुलाई के बाद है, तो क्रिकेट मैच जुलाई की कौन सी तिथि को है। काफ़ी ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, बर्मन को क्या याद है कि 19 जुलाई के बाद, यानी 19 जुलाई के बाद क्या आ सकती है, 20 जुलाई आ सकती है, 21 जुलाई आ सकती है, और 22 जुलाई से पहले, यानी 2 डेट यहाँ पे कंफर्म है कि इसमें मैच है। और सुमित को याद है क्रिकेट मैच 25 जुलाई से पहले। अब 25 जुलाई के पहले क्या क्या आता है, 23, 24, 20 सब आएगा, और 20 जुलाई के बाद है, 20 जुलाई के बाद है 20, और उसके बीच में क्या आया, सिर्फ 21 ऐसा आ रहा है जो इन दोनों में मैच कर रहा है, क्योंकि 20 को तो इसे पता है ही नहीं। ठीक है, 19 जुलाई के बाद है, या तो 20 को है या तो 21 को हो सकता है, लेकिन यहाँ ये कह रहा है 20 जुलाई के बाद, यानी 20 भी कैंसिल हो गया, तो कौन सी डेट बच रही कॉमन, वो 21 बच रही है, यानी मैच आपका कब है, 21 जुलाई को है। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 3, 4 के 5, 6 के 6 से विभाज्य है तो के का सबसे बड़ा मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी आप कह सकते हैं और थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लगाने के लिए क्या करना होगा कि कोई चीज़ 6 से विभाज्य है का मतलब क्या होता है। ठीक है, 6 से विभाज्य है तो उसे क्या है, 2 से भी विभाज्य होना चाहिए और 3 से भी विभाज्य होना चाहिए। अगर 6 से कोई चीज़ भाग हो रही है तो वो 2 से और 3 से दोनों से भाग होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2 से जो विभाज्यता का नियम होता है वो ये कहता है
कि संख्या अगर 6 से विभाजित 2 से विभाज्य होगी, इसलिए संख्या का जो अंतिम अंक होगा वो सम होना आवश्यक है। अगर कोई चीज़ 2 से डिवाइड हो रही मतलब संख्या का जो अंतिम अंक है ये k, ये सम होना आवश्यक है। ठीक है, तो सम संख्या यहाँ पे क्या क्या हो सकती है आपकी, यहाँ बड़े से बड़ा मान भी पूछा है ना, तो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। ये चीज़ें आपकी यहाँ पे हो सकती हैं जो 2 से विभाज्यता का नियम कह रहा है उस केस में। ठीक है, अगला नियम है आपका 3 से विभाज्यता का। 3 से विभाज्यता मतलब होता है कि जो संख्या के अंकों का योग है वो 3 का गुणज होना चाहिए। मतलब संख्या है आपकी 3 + 4 + k + 5 + 6 + k। ठीक, कितना हो गया ये 18 + 2k। अब ये आपका 3 का गुणज होना चाहिए। 3 का गुणज माने इसमें हम 3 से रिलेटेड जो वैल्यू रखे हैं, ठीक है, वो इसको सेटिस्फाई करे। मतलब ये 3 का गुणज होगा, 3 से विभाज्य होगा, तभी हम मानेंगे कि हाँ ये 3 से विभाज्यता को फॉलो कर रहा है। अब हमने संभावित मान क्या क्या तलाशा था k का, ये सब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सम संख्या होनी चाहिए, 2 से अगर भाग होना है तो उस केस में। तो हम यहाँ पे 0 रख के देख लेते हैं कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। अगर यहाँ पे हम 0 रखें तो 18 + 2 × 0 तो 18 आ गया, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 2 रख के देखते हैं तो 18 + 2k है, 2 दूनी 4, 18 × 4 = 22, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी 2 आपका गलत आंसर होगा। अब यहाँ हम 4 रख के अगर देखें तो 18 + 8 कितना हो जाएगा 26, 4 दूनी 8 होगा ना, 26 भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब 4 भी यहाँ पे गलत आंसर है। 6 रख के देखते हैं, 18 + 6 दूनी 12 कितना आ गया 30, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 6 यहाँ पे सही आंसर हो सकता है। अगला आता है 8, 8 भी अगर आप रख के देखें तो 8 दूनी 16 और 18 मिलके हो जाएगा 34, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से विभाज्यता कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, एक आपका सेटिस्फाई कर रहा है 0 रखना, और दूसरा आपका सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे 6 रखना। तो 6 यहाँ पे सबसे बड़ा मान होगा k का, जिसमें ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा मान पूछा था, सबसे छोटा मान तो 0 भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा मान कौन होगा k का, 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में वर्कर को OKR लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में अज्यूम को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिएगा वर्कर में अगर आप टोटल देखें तो टोटल यहाँ पे 6 कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। और अगर आप OKR में देखें 2 4 और 6 को रिपीट किया गया है, OKR। ठीक है, एक पैटर्न दिखा आपको कि 2 4 और 6 इन पे रिपीट किया गया, OKR किया गया। तो सेम हम एज्यूम को अगर यहाँ पे लिखें ASSUME, इसमें मार्किंग कर लें 1 2 3 4 5 6, 2 नंबर पे क्या है S, 4 पे क्या है U, 6 पे क्या है E, SUE। तो यही पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9222 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। Which smallest number should be subtracted from 9222 to make it a perfect square। अब यहाँ पे कौन सी संख्या घटानी है, तो सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना होगा। ऐसे केस में आपको सबसे पहले इसका निकालना पड़ता है स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। तो जो संख्या दी गई है क्या है 9222, इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, यहाँ पे भाग विधि से ही निकालेंगे, तो आएगा लगभग वो 96.03। कैसे निकालेंगे आप सब यहाँ पता है आपको, 9222 पहले के पार्ट में हम बता भी चुके हैं। ठीक है, यहाँ पेयर बना लेते हैं और क्या सी आएगा उसको आप घटा देंगे यहाँ पे, और ये आपका 2 2 यहाँ पे उतर जाएगा। फिर ये 186 6 बार आप ले जाएंगे यहाँ पे टेबल में, तो उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा फिर 0 बढ़ के 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 96.03 यहाँ पे क्या आया, इसका वर्गमूल आया। मतलब इसका जो इसके नियरेस्ट संख्या यानी निकटतम जो पूर्ण संख्या हो क्या है 96। तो आप क्या करें, यहाँ पे 96 का वर्ग कर लें। अब जब 96 का आप वर्ग करेंगे, 96 × 96 करेंगे तो आएगा 9216। ठीक है, अब संख्या आपको मिल जाएगी आसानी से। अब मूल संख्या में अगर आप 9216 घटा दें तो कितना बचेगा,
9222 में 16 अगर आप घटाएंगे तो 6 बचेगा। यानी 6 वो न्यूनतम संख्या है जिसे अगर इसमें से घटा दें तो क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग माने क्या होता है, जैसे 96 इंटू 96, जैसे 4 है पूर्ण वर्ग है, 2 इंटू 2 16 पूर्ण वर्ग है, 4 इंटू 4 इस तरह से। तो ये 96 इंटू 96 यहाँ पे बन जाएगा अगर इस 9222 में से 6 हम माइनस कर दें। तो राइट आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर सी 6। अगला क्वेश्चन है चूज द वर्ड व्हिच इज ऑड, वह शब्द चुने जो बेजोड़ है। अब इसमें बेजोड़ माने जो डिफरेंट हो सबसे, वेरियस माने होता है अलग अलग या विभिन्न, टू सेपरेट यानी अलग करना, भेद करना यानी डिफ्रेंशिएट। सब जहाँ आप देखेंगे तो कुछ अलग चीज़ें हैं, बट समान क्या है, सिमिलर, इन तीनों से भिन्न है। तो यहाँ पे सिमिलर जो है वो क्या है, ऑड वन है। अगला क्वेश्चन है अगर कोई चालक 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से कार चलाता है तो 3 घंटे 20 मिनट में उसके द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है। अगर कोई चालक 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, ठीक है, कार चला रहा है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो चाल है ना इसे हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे और जो समय है उसे भी हम लोग क्या करेंगे, घंटे में बदल लेंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी या चाल जो भी आपकी दी गई स्पीड क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड, इसको हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5/18 से करते हैं तो मीटर पर सेकंड बदलता है, 18/5 करेंगे तो हो जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितनी आ गई, 18 तियाँ 54, 54 km पर आवर आपकी आ गई कार की स्पीड। समय t बराबर दिया है 3 घंटे 3 hours and 20 मिनट। अब यहाँ पे 3 घंटे तो पूरा है, जो 20 मिनट है इसको अगर हम लोग बदलें घंटे में तो ये हो जाएगा 1/3, यानी 3 + 1/3 बराबर कितना हो गया, 10/3। 10/3 यहाँ पे आपका आ गया घंटा। ठीक है, तो अब आपको समय मिल गया और साथ में आपको मिल गया यहाँ पे इसकी चाल मिल गई। अब आपको दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए सिंपल फार्मूला है। क्या होता है फार्मूला आपका, चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी यानी s या d/t। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, v × t। अब चाल कितनी है आपकी 54 और समय कितना है 10/3। तो 54 को अगर डिवाइड करें हम 3 से, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो होगा नहीं, हाँ 54 को 3 से डिवाइड करें कितना आएगा 18 और 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 180, यानी दूरी कितनी हो गई 180 किलोमीटर। राइट आंसर आपका क्या आ गया 180 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है 0.000216 का घनमूल है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, 0.000216 इसका आपको क्या निकालना है, घनमूल। अगर इसे हम लिखना चाहें तो एक और चीज़ को लिख सकते हैं ना हम लोग, 216 इंटू 1 2 3 4 5 6 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी को अगर हम 216 को यहाँ पे और आगे सिंप्लीफाई करना चाहें और आसान इसको बनाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब, चूँकि यहाँ घनमूल निकालना है। तो 6 छक 36 छक्का 216 होता है और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10⁻। अब यहाँ पे इसे भी हमें घनमूल के रूप में बनाना है तो -2 की पावर यहाँ 3 कर दें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। मतलब ये सिर्फ एक लिखने का तरीका है, इसको निकालने का आसान सा तरीका बन जाएगा। अब कह रहा है इसका घनमूल बताना है, तो 0.000216 घनमूल माने क्या होता है, अंडर रूट की पावर यहाँ 3 हो जाती है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सेम चीज़ अगर आप यहाँ लगाएं तो ये 6⁻³ इंटू 10⁻⁻2 की पावर 3। अब इन सब की घात क्या हो जाएगी 1/3, चूँकि हमने यहाँ घनमूल लगा दिया, चाहे 1/3 लिखो चाहे यहाँ आप 3 लिख दो। 1/3 को जब अंदर लाएंगे तो 6⁻³ इंटू 1/3 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻2 एंड यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, ये -2 बचेगा सिर्फ। यहाँ भी 3 से 3 कट गया तो 6 इंटू 10⁻⁻2 बचा। अब 6 इंटू 10⁻⁻2 का मतलब होता है नीचे आप 10 इंटू 10 भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसी से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.06 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0.06। दूसरा एक और सिंपल तरीका भी है इसमें, जैसे आप देख लें यहाँ पे क्या है कि 2 2 4 2 6 अंकों के बाद डेसिमल लगा है, यहाँ 2 है। आप 6 का जब
स्क्वायर करेंगे, 6 छक 36 छक्का 216, और 3 बार आप गुणा कर रहे हैं, 2 3 6, 3 बार आपका 6 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो इससे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हाँ यही सही आंसर है। ठीक है, दूसरा जो तरीका था उससे भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्तिगत रूप से ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 8, 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी अपना काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद ए छोड़ देता है। उसके बाद सी और बी के साथ कार्य करना जारी रखता है। कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए, बी, सी काम तो एक शुरू करते हैं, जिसमें ए उस काम को 8 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है, सी 15 दिन में कर सकता है, अगर अकेले अकेले करें उस केस में। ए और बी काम को शुरू करते हैं, बट वो 2 दिन के बाद क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ए छोड़ देता है उसमें से। आफ्टर दैट सी कंटिन्यू वर्किंग अलॉन्ग साइड बी, फिर सी बी के साथ मिलकर काम करने लगता है। हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू डू द वर्क, काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्वेश्चन, बट ध्यान रखेंगे आप लोग तो समझ पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है कि ए, बी, सी किसी काम को पूरा कर रहे हैं 8, 10 और 15 दिन में। तो हम लोगों को सबसे पहले 8, 10 और 15 का एलसीएम निकाल लेना होगा। एलसीएम क्या निकालेंगे? 8, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, जो कि आएगा आपका 120। कितना आएगा? 120। यानी कुल काम आपका कितना है? 120। टोटल वर्क अगर हम बात करें तो कितना होगा? 120 यूनिट हो गया। अब हमें क्या करना है, ए, बी और सी की अलग अलग एक दिन की कार्यक्षमता निकाल लेनी है। तो ए की कार्यक्षमता एक दिन की कितनी हो जाएगी? 120/8। कितना आ गया? 15। इसी तरह बी का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 120/10, 12। और सी का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 120/15 यानी 8। ये इनका क्या है? एक दिन की कार्यदक्षता है एक तरह की, 15, 12 और 8। ठीक है, अब निकल आया। अब ए और बी 2 दिन का काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 15, और बी कर रहा है 12। 15 और 12 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। 2 दिन काम करते हैं तो 27 × 2 यानी 54 यूनिट काम ये लोग ख़त्म कर देते हैं। टोटल यूनिट कितनी काम की? 120। अब बचा हुआ काम कितना है? 120 - 54 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 66। ठीक, इतना काम बचा है जिसे बी और सी एक साथ मिलके पूरा करते हैं। अब बी और सी दोनों की दक्षता कितनी? बी की 12 और सी की 8। 12, 8 कितनी हो गई? 20। यानी बी और सी को पूरा करने में समय कितना लगेगा? 66/20। अब 66 और 20 को अगर सिंप्लीफाई आप करेंगे तो आ जाएगा 33/10। यानी 33/10 दिन में ये लोग काम को पूरा कर देंगे। लेकिन क्या पूछ रहा है? कार्य को करने में कुल कितने दिन लगेंगे। अब ये लोग 33/10 दिन लिए, और इधर 2 दिन का काम किसने किया था? ए और बी ने किया था। तो यानी टोटल दिन कितने हो जाएंगे? 33/10 प्लस जो 2 दिन काम हुआ था वो तो क्लियर लिखा ही था ना, 2 दिन। तो 2 दिन प्लस 33/10 दिन, इनको जोड़ देते हैं। 33/10 प्लस 2 क्या आ जाएगा? 33 + 20/10। 33 और 20 जोड़ें कितना आ जाएगा? 53/10। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 53/10 यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सबको। सबसे पहले आपको क्या करना है? तीनों की अलग अलग कार्यदक्षता निकालनी है, फिर ए और बी का 2 दिन का काम निकाल लेना है, फिर उसके बाद ए छोड़ देता है, बी और सी जो बचा हुआ काम है उसको पूरा करेंगे। जितना दिन आएगा उसमें ये 2 दिन जोड़ देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 0.45 एंड रेशियो यहाँ पे दिया है ना, अनुपात समानुपात दिया है, तो इसको सिंपल इस तरह लिख लेते हैं 0.45/x = 3/8। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आंसर मिल जाएगा आपको। ये हो जाएगा 0.15। तो x = 0.15 × 8 हो जाएगा। 15 × 8 = 120, दशमलव लग जाएगा 2 अंक पे, 1.20 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, होली अगर रिलेटेड है कलर से तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या चीज़ है? तो होली अगर कलर से रिलेटेड है तो मुहर्रम मुसलमान से, ये तो यहाँ है नहीं क्योंकि होली के साथ दिखा रहा है कि कोई एक सिंबल जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दिवाली जुड़ा हुआ है किससे? प्रकाश से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिवाली किससे रिलेटेड है? लाइट से। प्रकाश का पर्व है, होली कलर का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज केज इज रिटन एज BDFG
and normal is written as MOXQDF, then how will the word general be written in that code? ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये भी आपका काफ़ी आसान क्वेश्चन बनने वाला है। इसमें आप क्या करिए ना कि जो ये वर्ड्स हैं, किस वर्ड को क्या लिखा गया है वही यहाँ पे लिखते चलिए। जैसे अगर बात करें जी को, तो जी को यहाँ लिखा गया है F, ठीक है, तो हम लोग जी पहला आ रहा है जी, तो उसको F लिख लेते हैं। बात करें ई की, तो ई को लिखा गया है जी, तो F के बाद आ गया जी। फिर बात करें एन को, तो एन को लिखा गया है क्या, M, तो यहाँ M लिख लेते हैं। फिर आता है ई को अगेन क्या लिखा गया है, जी, तो फिर से जी लिख देते हैं। फिर आता है आर को क्या लिखा गया, NOR, आर को लिखा गया X। अब देखिए कोई मैच कर रहा है क्या, FGMGX, FGMGX, ये मैच कर गया ना, बाकी सारे कोई मैच नहीं कर रहे हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, FGMGXDF, राइट आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, एक कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य का 60% है, स्टूल का मूल्य मेज के मूल्य का 15% है, स्टूल का मूल्य कुर्सी के मूल्य का कितना % होगा। काफ़ी ज़्यादा घुमा दिया क्वेश्चन को, बट बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान और बहुत सिंपल तरीके से इसको भी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ सबसे पहले आपको दिया हुआ है कुर्सी का मूल्य। कुर्सी का मूल्य कितना है, मेज के मूल्य का 60% है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ये मान लेते हैं, कुर्सी के मूल्य को हम लोग मानेंगे सी, यानी चेयर। ठीक, सी हो गया। सी इक्वल टू क्या कह रहा है, मेज के मूल्य का 60% है। अब मेज का मूल्य अगर हम माने टी यानी टेबल, तो उसका 60% क्या हो जाएगा, 60/100, यानी चेयर का मूल्य बराबर 60/100 इंटू टेबल का मूल्य, यानी टेबल की कीमत। ये एक रेशियो बन गया यहाँ पे। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें हम लोग, तो डिवाइड कर देते हैं इसको, बन जाएगा आपका ये 3/5। किससे डिवाइड किया, 20 से, 20 पंचे 100, 20 तियां 60, यानी सी इक्वल हो गया 3/5 टी। ये आपका पहला समीकरण हो गया। दूसरा कह रहा है यहाँ पे, स्टूल का मूल्य मेज का मूल्य का 15% है। अब स्टूल को हम लोग एस से लिखते हैं, 15% यानी 15/100 इंटू टी। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/20, 5 से डिवाइड कर दो, 3/20 टी। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। सी बराबर 3/5 टी, एस बराबर 3/20 टी। अब यहाँ अगला क्या कह रहा है, अब 1 और 2 को हम क्या करेंगे, जो समीकरण 1 और 2 है ना, इसको हम लोग दे देंगे भाग। क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हम लोग भाग दे देंगे, यानी 2 को 1 को 2 से भाग देने पे क्या मिलेगा आपका, ये सी था, यहाँ एस था। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ भाग देते हैं। अगर C/S इज इक्वल टू 3/5 टी, 3/20 टी है ये, 3/5 इंटू टी। इसको भाग दे रहे हैं तो चूँकि 20 यहाँ ऊपर आ जाएगा, गुणे में हो जाएगा इस तरह से, 3 से 3 कट जाएगा, 5 चौके 20। C/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, C/S इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ना, C/S था ये। तो यहाँ जब हमने भाग दिया तो उस केस में क्या बन गया, यहाँ 4 आ गया। तो अगर इसको हम उल्टा करें तो S/C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4। पूरा एक बार फिर से लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ पे शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। पहला जो समीकरण बना था, देखिए चेयर का मूल्य क्या था, 60/100 इंटू टेबल का मूल्य था, यानी टोटल कितना आया था, 3/5 टी, एक समीकरण बना था। और स्टूल का जो मूल्य था वो था 15%, 15/100 इंटू टी था, जिसकी वैल्यू आ गई थी यहाँ पे 3/20 टी, और ये था आपका समीकरण नंबर 2। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे देंगे। 2 को 1 से अगर हम भाग दें तो यहाँ क्या आ जाएगा, S/C इज इक्वल टू, अब S वाला वैल्यू कितना था, 3/20 इंटू टी। अब यहाँ चूँकि इसको हम भाग दे रहे हैं तो ये क्या होगा, गुणे में आएगा तो ये पलट जाएंगी चीज़ें, 5/3 हो जाएगा, और टी से टी आपका हो जाएगा कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 चौके 20। तो S/C आ गया कितना, 1/4। अब S यहाँ क्या है, स्टूल का प्राइस, C है चेयर का प्राइस। तो S यहाँ कंपैरिजन भी वही पूछा था कि जो स्टूल है, स्टूल की कॉस्ट कितने % होगी चेयर के कॉस्ट की। तो S इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/4 इंटू सी। अब ये चेयर का प्राइस है, तो 1/4 मतलब क्या होता है, 25%। अगर 1/4 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करें यहाँ 100 से गुणा करके, तो क्या आ जाएगा, 4 से 25 इंटू सी, यानी स्टूल का मूल्य कुर्सी के मूल्य का कितना % है, 25%। तो राइट आंसर आपका क्या आ गया, 25%।
अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ जाता है। यदि मिट्टी के तेल का वर्तमान मूल्य 50 रुपये पर लीटर है तो 2 वर्ष बाद प्रति लीटर मिट्टी के तेल का मूल्य क्या होगा। एक तो इसको आप कन्वेंशनल कैलकुलेट कर सकते हैं कि 50 रुपये पर लीटर है और 10% बढ़ता है, तो 50 का 10% होता है 5। ठीक है, अगर 50 का आप 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 आ गया। तो पहले साल जब 10% बढ़ा तो उसका मूल्य कितना हो गया, 55। अब अगले साल 55 का 10% बढ़ेगा, तो 55 का अगर आप 10% निकालें तो कितना निकल के आएगा, 5.5। और इसी को आप 55 में जोड़ दें, 55 5 60.5 आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आपका एक कन्वेंशनल तरीका है। दूसरा तरीका कौन सा निकल सकता है, तो दूसरा तरीका इस तरह से निकलेगा, जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला होता है ना, वो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ए निकालना रहेगा, मतलब मिश्रधन जिसे कहते हैं। प्रिंसिपल आपको पता है 50 × 1 प्लस, ठीक है, 10/100 की घात n यानी 2। ठीक है, इसे ही आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो इससे भी आपको आंसर मिल जाएगा। 50 गुणे, अब यहाँ चूँकि ये 10 1 11 11 गुणे 11/10 गुणे 10 10 गुणे 10, तो ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, इसको 11 को आप डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5.5। 11 को 5.5 में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55, तब भी आपका 60.5 आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो इस तरह से इसका आपको आंसर मिल जाएगा 60.5 रुपीज़ 2 वर्ष बाद मिट्टी के तेल का मूल्य बन जाएगा। तो ये थे टोटल आपके 15 क्वेश्चन। इसमें कुछ आपके टफ़ क्वेश्चंस भी रहे होंगे, बट इतने टफ़ जनरली आते नहीं, लेकिन कई बार आ भी जाते हैं, क्वेश्चंस आए भी हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि ऐसे क्वेश्चंस आपके सेट में मिल जाएं और आपसे वो चीज़ मिस हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा इनको भी आप लोग पढ़िएगा। अगला पार्ट थोड़ा सिंपल भी रखेंगे हम, उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी थोड़े ज़्यादा रहेंगे, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। 7वां पार्ट आपको कल मिल जाएगा, आज आप इसको कंप्लीट करिए। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।